गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, इस गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं बच्चों, और आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए चलिए सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है दैट इज क्वेश्चन 1। What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? वो क्या सीक्रेट था जो मीना मृदु के साथ शेयर करती है अपने बैकयार्ड में? तो इसका आंसर जान लेते हैं बच्चों। मीना शेयर्ड द सीक्रेट ऑफ हैविंग अ किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल। कि उन्होंने क्या कर रखा है, किटन यानी कि बिल्ली के बच्चे को छिपा करके रखा हुआ है एक फटी हुई टॉर्न यानी कि फटी हुई फुटबॉल में। फटी फुटबॉल से उसके लिए क्या बना रखा है बच्चों, एक तरह से आप कह सकते हैं बिस्तर बना रखा है उसके सोने के लिए। फुटबॉल लाइन विद स्टैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जिसको कि उन्होंने सैंड से भर रखा है। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट, और उसे उन्हें वो आज कहाँ मिली, अपने गेट के बाहर मिली थी। इस टुडेज मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह के वक्त उन्हें वो गेट के बाहर मिलती है, जिसे कि वो अपने बैकयार्ड में ला करके छिपा देते हैं। और ये सीक्रेट क्यों है ये हम सब जानते हैं बच्चों, क्योंकि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो अलाउ नहीं करती है घर में किसी भी पेट एनिमल को, एक्सेप्ट वो नहीं करती है। दैट्स व्हाई दिस इज अ सीक्रेट। क्लियर है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। The second question says, how does Ravi get milk for the kitten? How does Ravi get milk for the kitten? कि वो रवि किटन के लिए मिल्क कैसे लेकर के आता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। फॉर गेटिंग मिल्क फॉर द किटन, रवि टोल्ड पार्टी दैट ही इज हंग्री। रवि पार्टी से कहता है कि उसे भूख लगी है और वो खुद के पीने के लिए उनसे क्या मांग रहा है, मिल्क मांग रहा है। When she saw him with a glass of milk, जब वो पाती उसे रंगे हाथों पकड़ लेती हैं ग्लास ऑफ मिल्क ले जाते वक्त। पाती गॉट सस्पिशियस, सो रवि हैड टू, क्योंकि पाती को थोड़ा सा शक हो जाता है रवि पे, इसलिए रवि को उनके शक को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क, उस ग्लास में से दूध, ज्यादातर दूध रवि को खुद पीना पड़ता है। टोल्ड पार्टी दैट ही विल वॉश द टम्बलर बाय हिमसेल्फ, और वो पार्टी से कहता है कि वो जो टम्बलर है यानी कि बर्तन जो है उसको खुद ही धो करके वापस रख देगा। आफ्टर दैट रवि रैन एंड पोर द मिल्क इनटू कोकोनट शेल, उसके बाद रवि दौड़ करके जाता है और बाकी बचा हुआ मिल्क को उसको कोकोनट शेल में पोर कर देता है। पोर मतलब डाल देता है। एंड देन रन बैक टू वॉश द टम्बलर, और फिर वापस से दौड़ करके टम्बलर को वॉश करके वो पार्टी के आने से पहले ही उसे रख देता है, ताकि पार्टी को बिल्कुल भी जरा सा भी शक ना हो कि वो दूध कहाँ और किसके लिए लेकर के गया है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन, इस आंसर को आप नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम? कि वो किटन के एंसेस्टर के बारे में क्या बातें करता है, रवि उनके पूर्वजों के बारे में क्या बताता है, और क्या आप उसकी बातों से सहमत हैं जो वो कहता है किटन के एंसेस्टर्स के बारे में? हु डज ही से द किटन एंसेस्टर्स आर? डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप उसकी बातों से सहमत हैं? तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में हम लिखेंगे he said that the kitten ancestors was the महाबलीपुरम ऋषि कैट। जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट होती है वो उसकी एंसेस्टर है। विच वॉज द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो किसकी एम्बलम था? पल्लवा डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनका वो एम्बलम हुआ करता था। एंड द महाबलीपुरम ऋषि कैट वॉज डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस ऑफ इजिप्ट। और जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है वो किसकी डिसेंडेंट है? वो उस कैट गॉडेस की डिसेंडेंट है जो कहां से आई थी? वो इजिप्ट से आई थी। ये सारी स्टोरी हमने बच्चों चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान देख ली थी। तो क्या आप उसकी बातों से में बिलीव करते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे नो आई डू नॉट बिलीव इन हिम। क्योंकि देखो बच्चों वो तो एक कॉमन कैट है, वो कोई भी कैट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सारी कहानी जो थी वो रवि के द्वारा खुद मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि वो उस कैट को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि वो कैट उसको मिली। तो इस वजह से वो उसको स्पेशल बनाने के लिए क्या कर रहा था? इस तरह की स्टोरीज को उसके साथ एसोसिएट कर रहा था। तो हम कहेंगे कि नो वी डू नॉट बिलीव हिम। हम उसकी इन बातों को बिलीव नहीं करते क्योंकि दीज आर ऑल इमेजिनरी थिंग्स। तो आई होप ये आंसर क्लियर है बच्चों, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच सेज रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्नई। रवि हमें एमपी पुन्नई के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। एमपी पुन्नई कौन था बच्चों? एमपी पुन्नई जिसका पूरा नाम था महेंद्र वर्मन पुन्नई। क्लियर है बच्चों? और ये नाम उन्होंने किसको रखा था? जो उनको किटन उनको मिला था मॉर्निंग में सुबह, उसका नाम उन्होंने एमपी पुन्नई रखा था, जिसे शॉर्ट में वो लोग क्या कह रहे थे? महेंद्रन भी कह रहे थे। कॉलिंग हिम महेंद्रन। तो ऐसा लगता है कि रवि को बहुत सी नॉलेज थी हिस्ट्री के बारे में। तो इनमें से कुछ आपके पास बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को चूज करके बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। तो फर्स्ट कहता है कि ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। क्लियर? मैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ बच्चों, फिर आप सेलेक्ट कीजिए कि उनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, ही वॉज merely trying to impress Mridu. He was merely trying to impress मृदु। कि वो अपनी बातों से मृदु को इम्प्रेस करना चाह रहा था, और वो इसलिए क्योंकि मृदु उनके घर में अभी नई नई आई थी। ठीक है? तो होता ही है बच्चों कि जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हो तो आप अपने
बातों के थ्रू अपने नॉलेज से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, जैसे कि रवि चाह रहा था कि वो ये दिखा सके मृदु के सामने कि उसे हिस्ट्री का कितना ज्यादा नॉलेज है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, यानी कि उसे उसे इतिहास का अच्छा ज्ञान था। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ही हैज अ रिच इमेजिनेशन। ही हैज अ रिच इमेजिनेशन, यानी कि उसके पास एक अच्छी कल्पना शक्ति थी। एंड फोर्थ ऑप्शन वुड बी, he is an intelligent child. He is an intelligent child. तो इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, एक बार आप देखिए। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इनमें से करेक्ट ऑप्शंस होंगे हमारा सेकंड ऑप्शन कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, यानी कि उसको हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज था इसलिए वो ये सारी बातें बता रहा था। और दूसरा कि ही हैज अ रिच इमेजिनेशन, कि उसकी इमेजिनेशन अच्छी थी इसलिए उसने ये सारी स्टोरी खुद से ही क्रिएट करी कि कैसे जो इजिप्ट की कैट गॉडेस थी उनका कोई बच्चा कहाँ आया, महाबलीपुरम में आ गया था, जो कि बाद में वहां की ऋषि कैट बना, और उसी ऋषि कैट का कोई आगे जो सक्सेसर है वो कौन है, वो एमपी पुन्नई है। ठीक है बच्चों, इस तरह से उसकी इमेजिनेशन अच्छी थी। लेकिन बाकी जो दो ऑप्शंस हैं कि वो मृदु को इंप्रेस करना चाह रहा था, ये भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा वो कोई कोशिश नहीं कर रहा था किसी को इंप्रेस करने की। और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वो इंटेलिजेंट होता तो इतनी ज्यादा इमेजिनेशन भी नहीं करता। उसे पता होता कि ये एक कॉमन कैट है। एक इंटेलिजेंट बच्चे को पता ही होता कि ये इस तरह की कैट काफी सारी कॉमन होती है, गली में कहीं पे भी मिल जाती है, तो ये सब सारी इमेजिनेशन ना करता। तो हम उसे इंटेलिजेंट भी कंसिडर नहीं कर सकते, ना ही हम ये मान के चल सकते हैं कि मृदु को इंप्रेस करना चाह रहा था। बस हमें ये पता है कि हाँ, उसे हिस्ट्री का काफी अच्छा नॉलेज था, और साथ ही साथ उसकी इमेजिनेशन पावर जो थी वो काफी अच्छी थी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 5th, what was the noise that startled Mridu and frightened Mahindran? What was the noise that startled Mridu and frightened Mahindran? वो आखिर कौन सी नॉइज थी, कौन सा शोर था जिस वजह से मृदु और बाकी बच्चे हैरान हो गए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और जो महेंद्रन था, महेंद्रन यानी कि वो लिटिल किटन, वो डर गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों कितने कॉन्ट्रास्ट की बात है। अभी थोड़ी देर पहले रवि महेंद्रन की तारीफों के पुल बांध रहा था कि ये उन ऋषि गॉड की एंसेस्टर है, या फिर कह सकते हैं हम गॉड गॉडेस गॉडेस कैट की ये एंसेस्टर है, वो है क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर है। और ये पूरी तरह से किससे मैच होती है, लायन से मैच होती है। और तभी हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ महेंद्रन इतनी डरपोक था कि वो एक वायलिन के नॉइज से डर के क्या करता है, कूदता है, और कहाँ पे गिर जाता है बच्चों, अ प्लेट फुल ऑफ चिलीज, उस पर जाकर वो लैंड करता है, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ फनी सीन ये हमारे सामने क्रिएट हो गया था। तो देखते हैं कि नॉइज कहाँ से आ रही थी। इसका आंसर होगा द साउंड ऑफ क्रीचिंग,
ये जो क्रीचिंग साउंड थी वो मृदु और बाकी सभी बच्चों को स्टार्टल करती है, साथ ही साथ वो महेंद्रन को डरा देती है। इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन दैट लली वॉज लर्निंग टू प्ले। वो आवाज कहाँ से आ रही थी? वो लली के वायलिन से आ रही थी, क्योंकि लली उस वक्त वायलिन प्ले करना सीख रही थी। तो आई होप बच्चों ये आंसर आपको क्लियर हो गया। नोट इट डाउन एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, students, now let's see the next question. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। ठीक है, म्यूजिक मास्टर was playing lovely music। जो म्यूजिक मास्टर थे वो एक अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहे थे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दोज लाइंस जो कि हमें ये बताती हैं, जो टेक्स्ट बुक में आपके लिखी गई है चैप्टर में, कि कौन सी ऐसी लाइंस है जो इस बात को क्या करती हैं, प्रूव करती हैं कि म्यूजिक मास्टर सच में अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहे थे। रीड दोज लाइंस। तो वो लाइंस क्या थी बच्चों, देखते हैं। The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। जब रवि कहता है कि जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, स्मूथली फ्लोट करते हुए आ रहे हैं और इनविजिबल ट्रैक्स में जाके मेलोडी के फिट हो रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स, और वो कंपेयर करते हैं उसको ट्रेन के व्हील से जो कंप्लीटली फिट हो रहे होते हैं, अच्छी तरीके से हो रहे होते हैं उसके ट्रैक्स में, एंड विजिंग अलोंग, और उसी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। दिस सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। इससे हमें पता चलता है कि म्यूजिक मास्टर जो थे वो सच में एक अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहे थे, जबकि लल्ली ऑन द अदर हैंड वॉज प्लेइंग अ वेरी बैड म्यूजिक। वो बहुत बेकार म्यूजिक प्ले कर रही थी। इस आंसर को नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reason for your answer. Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reasons for your answer.
इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो बेगर था वो रुकुमनी के घर में पहली बार नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो पिछले एक हफ्ते से उनके घर पे आ रहा है और जो उस घर की लेडीज हैं दे आर वेरी जेनरस, जो उसे रोज खाना खिला रही हैं। तो हम आंसर लिखेंगे कि नो, द बेगर हैड नॉट कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज पाती सेड टू टापी दैट ही हैड बीन कमिंग इन देयर हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि वो उनके घर में पिछले एक हफ्ते से आ रहा है एंड इट्स टाइम टू फाउंड हिम अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अब वक्त आ चुका है कि वो अब किसी दूसरे घर को ढूंढे और वहां से अपनी जो भीख भिक्षा है वहां से मांगे, ठीक है, उनसे अब ना मांगे। तो इस बात से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question is a shape V-shaped line had formed between a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकुमनीज मूड? कि रुकुमनीज की आंखों में जो उनकी आईब्रोज का शेप है बच्चों कैसा हो जाता है? आईब्रोज का शेप कैसा हो गया था? वी शेप का हो गया था। और हमें पता है कि हमारी आईब्रोज ऐसी कब होती हैं? जब हम किसी चीज को क्या बहुत ज्यादा घूर करके या फिर डाउट की नजरों से देख रहे होते हैं। आईब्रोज शेप कैसी हो गई थी? वी शेप्ड। या फिर हम किसमें होते हैं? एंगर में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। वी शेप्ड आईब्रो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन पीपल आर इन एंगर। जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनकी जो आईब्रोज का शेप है वो कैसा हो जाता है? वी शेप हो जाता है। दिस सजेस्ट दैट रुकुमनी वाज वेरी एंग्री इन मूड। इससे हमें रुकुमनी के मूड के बारे में पता चलता है कि वो क्या थी? बहुत ज्यादा गुस्से में थी। व्हेन शी केम टू नो अबाउट द मिसिंग चप्पल्स ऑफ द म्यूजिक टीचर। जब उन्हें पता चलता है कि जो म्यूजिक टीचर हैं उनके जो चप्पल्स हैं, उनके जो स्लीपर्स हैं वो क्या हो चुके हैं? मिसिंग। मिसिंग यानी कि खो चुके हैं। और उसके पीछे कौन किसका हाथ होता है बच्चों? मृदु, रवि और मीना का उसके पीछे हाथ होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन आपके पास है वर्किंग विद द टेक्स्ट में, कि कुछ सेंटेंसेस है जो आपको कंप्लीट करने हैं। आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, आप उनको फिल कीजिए। देखिए, तो पहला सेंटेंस क्या है? रवि कंपेयर्स ललीज प्लेइंग द वायलिन टू। आपके पास बुक में सिर्फ यहीं तक होगा सेंटेंस, बाकी जो आगे का अंडरलाइन सेंटेंस है उसको आप यहाँ से अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिए। तो रवि लल्ली की वायलिन प्ले करने की काबिलियत को किससे कंपेयर करता है? वो कंपेयर करता है डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। कि कोई ट्रेन अगर अपने ट्रैक से क्या हो जाए? ऑफ ट्रैक हो जाए और बिल्कुल रास्ते पे उतर जाए तो जिस तरह से वो क्रीचिंग वॉइस निकालती है, नॉइज क्रिएट करती है, उसी तरह से वो कंपेयर करता है लल्ली के वायलिन से निकलने वाले म्यूजिक को। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अगला सेंटेंस है बच्चों, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज। जो महेंद्रन था वो चिलीज के ट्रे के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। महेंद्रन, उसके बाद आप लिखेंगे टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और ऐसा करते वक्त उसके ऊपर भी कुछ चिलीज जो है, रेड चिलीज है, वो गिर जाती हैं। ठीक है, और जिसके बाद हमें पता है कि उसे बहुत बॉडी में बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगता है। क्लियर है बच्चों? और अगला सेंटेंस था, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन द वायलिन एंड लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन व्हिच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। इसको भी नोट कीजिए। और अगला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड केप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी। यानी कि उसको उसकी बॉडी और सोल को क्या कर रही है? फीड कर रही है, खाना खिला रही है। ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न हिम अवे। वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो उसे घर से वापस जाने के लिए बोल रही है। और लास्ट आपके पास होता है बच्चों, आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स। वो पूछता है कि क्या लली ने उसकी चप्पल्स देखी हैं, जब उसे जो स्लीपर्स हैं वो वहां पे नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने आज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया है। एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी टू गो होम एंड लर्न दिस
ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स थॉरोली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बच्चों एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।